नमस्कार साथियों। आजकल बिहार के परीक्षाओं में बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। अभी बीपीएससी का यह ट्रेंड है कि लगभग बीपीएससी के जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसमें 15 क्वेश्चन के आसपास 15 से ऐसे कहने के लिए लोग कहते हैं कि 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें लगभग 8-10 प्रश्न जो होगा वो बिहार करेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे 68वीं या 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया था कि ये सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बिहार के किस जिले में, और उस जिले में भी स्थान पूछ दिया था, जैसे कादिराबाद जो दरभंगा का एक मोहल्ला है वहां पर स्थापित किया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो बिहार करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बिहार करंट एक हाई स्कोरिंग है। बिहार करंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट जो हैं वो आते नहीं हैं। फैक्ट हैं, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनसे संबंधित मटेरियल उपलब्ध होने लगा है। परंतु जो बिहार का जो इंफॉर्मेशन, बिहार आईपीआरडी है, बिहार का सूचना एवं प्रसारण विभाग, उससे संबंधित जो जानकारी आती है, या बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ें, बिहार का बजट पढ़ते हैं, तो उससे आप ज़्यादातर प्रश्नों को हल कर। बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए आजकल बाजार में काफी अधिक मात्रा में मटेरियल है। पहले एक पुस्तक आती थी इम्तियाज अहमद, ये पुस्तक इम्तियाज अहमद, ठीक है, सभी लोग इसी को पढ़ते थे। ये प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, मेंस के लिए भी जो बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते थे उनके। प्रीलिम्स में इसके साथ लोग ये इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक, इसको भी लोग प्रैक्टिस कर लेते थे, इससे कुछ मटेरियल पढ़ लिया और फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिया, तो दोनों से काम हो जाता है। अब इसके अलावा भी और कई सारे बुक, जैसे ये देखिए केबीसी नैनो से बिहार स्पेशल का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग का मटेरियल, ठीक है। एक एड्यूटेरिया का पुस्तक है, काफी लोकप्रिय है एड्यूटेरिया का ये तथ्य संग्रह, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए तो एक बिहार नमन जीएस करके है, ठीक है, इसका भी बुक है। इसके अलावा ये देखें तो ये पुस्तक जो है इम्तियाज अहमद का, ये एक नया ऑब्जेक्टिव वाला। इसके अतिरिक्त और सारे बहुत सारे कोचिंग का मटेरियल बाजार में उपलब्ध है। इसमें जैसे आस्था आईएएस का मटेरियल है, केजीएस का मटेरियल है, दृष्टि आईएएस का मटेरियल है, बहुत सारे कोचिंग, परफेक्शन आईएएस का मटेरियल है। तो काफी अधिक मटेरियल उपलब्ध है। अब इसमें बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो आप देखिएगा इसमें दो सेक्शन इम्पोर्टेंट, एक है हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप अगर 10 साल के प्रश्नों को देखिए तो हिस्ट्री से प्रश्न, और इसके बाद ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बिहार के पॉलिटी से संबंधित, अब बिहार के पॉलिटी से संबंधित प्रश्न भी करंट ओरिएंटेड पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी आप विधान परिषद के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया, अब बिहार विधान परिषद के नामांकन की प्रक्रिया हुई तो लोग इस बात पर ध्यान न देके कि बिहार विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें चुने जाने का क्राइटेरिया क्या है। जैसे आप देखिएगा कि विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष। आप पंचायत का सदस्य चुने आ जाना चाहते तो न्यूनतम आयु कितना, 21 वर्ष। बीपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा कि पंचायत में जो है वो चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 25 वर्ष। लेकिन विधान परिषद की अगर बात करें तो इसमें चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 30 वर्ष। जब भी आप किसी मुद्दा को, न्यूज में चलने वाला मुद्दा आप देखते हैं तो उसको अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करके अगर आप थोड़ी जानकारी एकत्र कर लें तो करंट के प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। अन्यथा अंतिम समय में हम फैक्ट पढ़ना जब चालू करते हैं तो एक तो अंतिम समय में परीक्षा का दबाव भी अधिक होता है और फैक्ट याद भी नहीं।
कुछ थोड़ा कोरिलेट करके हम लोग अब देखिए इसी वर्ष देखिए तो पहले रामसर साइट जो था, बिहार का जो रामसर साइट था, उसमें कांवड़ लेक, बेगूसराय का कांवड़ झील है ना, वो एक रामसर साइट, उससे कई बार प्रश्न पूछा गया। आप देखिएगा तो 69वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी कांवड़ लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब बिहार में रामसर साइट की संख्या बढ़कर हो गई है 6। इसमें नागी और नक्टी जो है वो मेन रामसर साइट, नागी नक्टी डैम, इस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड आप जो न्यूज में आए होते हैं उनको तैयार करेंगे तो करंट अफेयर वाला सेक्शन आपका तैयार। अब बिहार स्पेशल की बात करें, बहुत मटेरियल है, इतना ज़्यादा मटेरियल है कि कभी लोग, कुछ लोग आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं कि एडुटेरिया वाला फैक्ट पढ़ रहे हैं तो आप उस पर चले जाते हैं। हाँ, कुछ लोग किसी कोचिंग का मटेरियल पर चले जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से आप कुछ एक ऐसा मटेरियल आप पढ़ लीजिए, किसी भी कोई भी बुक से पढ़ें, बस जो जो थीम है उन थीम को आप एक बार अच्छे से उनको समझ लें। समझने के लिए अभी जैसे आपका एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करिए कि एक मैप जरूर अपने पास रखिए, बिहार का एक मैप, ठीक है। बिहार के मैप में सबसे पहले आपको बिहार की अवस्थिति को समझना। बिहार की अवस्थिति आप देखें तो बिहार जो है वो हमारा पूरब दिशा में, भारत में बात करें तो उत्तर और पूर्व, बिहार की जब भारत का मैप देखते हैं तो उसमें देखिएगा कि बिहार की अवस्थिति किधर है, उत्तर और पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले आपको बिहार की अवस्थिति से परिचित होना, मैप में वर्ड क्या क्या है, तो बिहार की अवस्थिति को समझ, ठीक है। फिर आप जानिएगा कि जो बिहार है उसका अक्षांशीय विस्तार आपको जाना, ठीक है। सामान्यतः कहते हैं कि 23 डिग्री, आप कहते हैं कि नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक, है ना, 23 से 27 के बीच। मैप देख के इन चीजों को आपको याद नहीं करना, मैप से अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, बिहार की सीमा किन प्रदेशों से लगती है, जैसे बिहार एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना, किसके साथ बनाता है, तो नेपाल के साथ बनाता है। तो मैप का वर्क खुद से पहले ट्राई करना, किस प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय, किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किन किन बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य। फिर आप एक चीज जानिए कि बिहार की जो राजधानी है वो पटना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना किन जिलों से, कितने जिलों से घिरा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी के किनारे कितने जिले अवस्थित हैं, 12, 13, 14 ऐसे करके जिले अवस्थित। तो पहले आप मैप देखना चालू करें, ठीक है। मैप जब आप देखना चालू करेंगे और उसमें आप मैप को देख देख करके आप अपनी समझ विकसित करेंगे तो एक दो प्रश्न के आप आसानी से, एक दो प्रश्न और सामान्य लोगों की तुलना में एक दो प्रश्न आप अधिक बना पाए। जैसे क्या होता है ना, लोग किसी कोचिंग के मटेरियल से या किसी मटेरियल से याद कर लेते हैं कि इस राज्य के साथ 8 जिले लगते हैं, इसके साथ 3 जिले लगते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाती है, बिहार की जो जनसंख्या, फिर जनसंख्या वाला टॉपिक तो अलग है। जैसे आप पढ़िएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10, 40, 99, 452, एक फैक्ट के हिसाब से, एक नंबर को ऐसे आप 2-4 बार पढ़ें कि आपको मेमोराइज हो जाए। कहते हैं ना 10, 40, 99, 452, है ना। कई बार ये पूछ दिया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहते हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। पिछले बीपीएससी में भी यह पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कितना है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन पहला काम क्या करना है, मैप लेना, मैप पर
हमारे सीमा से संबंधित और जो जानकारियां, जो मैप बेस्ड जानकारी है, उनको आपको दे। अब उसके बाद आपको बिहार के मतलब एंशियंट हिस्ट्री को, बिहार का जो प्राचीन बिहार का इतिहास है, उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करें। जब आप बिहार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि संस्कृत और पाली शब्द बिहार, बिहार क्या था? तो यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, बौद्ध यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे निवास स्थल। अब बौद्ध धर्म में दो या तीन चीज आप समझ लीजिए, एक होता है विहार, एक को कहते हैं चैत्य, और एक को कहते हैं स्तूप। विहार क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहते हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के एक साधना स्थल को चैत्य कहते हैं। चैत्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का साधना स्थल। और एक चीज होता है स्तूप, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप, धामी का स्तूप, विश्व शांति स्तूप। आप देखते हैं बहुत सारे स्तूपों के बारे में आप पढ़ें। तो बुद्ध और बोधिसत्व के शारीरिक अवशेषों पर जो संरचना बनाई गई है, उसको हम लोग स्तूप कहते हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो विहार शब्द जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल से संबंधित था। जब 12वीं 13वीं शताब्दी में तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इस विहार शब्द विकृत होकर विहार हो गए, विहार शब्द बिहार हो गए, ठीक है। जो आधुनिक बिहार कहते हैं, इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो आप जानते होइएगा, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि दिल्ली दरबार हुआ, 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उसमें जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ दिल्ली। जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के द्वारा इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली में आप जानेंगे जहाँ पे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, उसी में एक जगह है, मुखर्जी नगर के आसपास कहीं एरिया है, वो कोरोनेशन पार्क है। वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहीं पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 3rd दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उससे संबंधित जानकारी आप जानते होइएगा कि तीसरे दिल्ली दरबार से जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया, ठीक है। बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब जानते हैं बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन हुआ उसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, है ना। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन लोगों ने अपनाया था, ठीक है। राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को, व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं उसमें इसके बारे में जरूर जानिएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय कहते हैं। किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। और फिर बंगाल का एकीकरण किया गया व्यापक विरोध के कारण। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उसमें तृतीय दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। उसके लिए एक कमिटी स्थापित की गई थी जिसको अरुनेल्ड कमिटी कहते हैं, अरुनेल्ड समिति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया अरुनेल्ड कमिटी की सिफारिश पर। और बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और रद्द कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का, जो 3rd दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो उसमें एक निर्णय और लिया गया कि जो राजधानी थी, ब्रिटिश इंडिया की जो राजधानी थी, उसको कलकत्ता से स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया। और आप जानते होइएगा कि जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी तो उसी दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर जो है वो बम फेंका गया था, उसको दिल्ली षड्यंत्र के साथ,
हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, तो राजधानी स्थानांतरण के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, उसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस था। तो दिल्ली दरबार का आउटकम क्या था, उससे क्या निकला, तो एक तो बंगाल का एकीकरण किया, दूसरा ये किया गया कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब जब बंगाल का एकीकरण हुआ तो उसी में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य हो जाता था। अभी उस समय जो बंगाल था, उस बंगाल में आप कहिए कि आज का बिहार, बस पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और झारखंड, ये सारा शामिल, ठीक है। तो इसके लिए इसका विभाजन किया गया, विभाजन का निर्णय किया गया। पहले किस आधार पर विभाजन किया गया था, तो बंगाल जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो उसका जो है वो भाषा के आधार पर या आबादी के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए वो जो है वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। अब किसके आधार पर किया गया, तो भाषाई आधार किया गया, भाषाई और क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख के बंगाल विभाजन किया गया। और जो बंगाल विभाजन की अधिसूचना जारी की गई वो 12 मार्च 1922। आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, मतलब बिहार निर्माण के लिए जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ, उसमें बिहार निर्माण का निर्णय लिया गया, वो 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल से बिहार विभाजन की अधिसूचना 22 मार्च 1912 को, ठीक है। इसी को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो बिहार विभाजन की अधिसूचना जारी की गई। और फिर 1 अप्रैल 1912 को जो है वो बिहार बंगाल से अलग प्रांत, ठीक है। बिहार से बंगाल, ये बंगाल से बिहार एक अलग प्रांत बना 1 अप्रैल 1912। अब देखिए, बिहार जो था मुगल काल में एक अलग सूबा था। 1733 में बिहार बंगाल में शामिल कब हुआ, तो 1733 में उत्तरवर्ती मुगल काल। आप जानते होइएगा कि शुरुआती मुगल के समय में बिहार एक अलग सूबा था, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल काल 1733 ईस्वी में बंगाल के जो नवाब थे अजीमुल खान के समय में बंगाल में बिहार को शामिल कर दिया गया था। और अब फाइनली अलग हुआ कब, 1 अप्रैल 1912 को। अधिसूचना कब जारी हुई, तो 22 मार्च 1912 को। निर्णय कब लिया गया, तो आप कहिएगा कि 12 दिसंबर 1911। और बिहार बंगाल प्रांत में कब शामिल हुआ था, तो 1730। फिर आगे चलकर बिहार का पुनः विभाजन हुआ और यह विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936। इसमें बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। तो बिहार का दूसरा विभाजन हो गया 1 अप्रैल 1936 को। इस तिथि को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और फिर अगला विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक है। बिहार के उस समय विभाजन से पहले बिहार में कितने जिले थे, 55 जिले। इन 55 जिले में से विभाजन के बाद जो है वो 18 जिला जो था वो आपको झारखंड में था। 18 जिला और लगभग 45.84% क्षेत्रफल झारखंड में चला। अब ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। विभाजन से पहले बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 55, ठीक है। उसमें से 18 जिले झारखंड में थे। ये जो जिले थे वो जनजातीय बहुल्य थे और साथ ही साथ ये जो थे मिनरल थे, खनिज थे, खनिज संसाधनों में रिच थे, खनिज संसाधनों से धनी।
कितना क्षेत्रफल गया, तो लगभग 45.8% क्षेत्रफल जो है वो आपका चला गया झारखंड में। लगभग 55.2% क्षेत्रफल जो था, 55% 55.1 या 2% क्षेत्रफल जो था वो बिहार में। बिहार में उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय जिलों की संख्या जो थी 37 थी। बाद में एक नया जिला 38वां जिला बना 2001 में, वो था अरवल। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा? तो बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन हो गया? अरवल। क्या क्या अभी हम लोग जाने, हम कहेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस समय अभी का वर्तमान बिहार पश्चिम बंगाल का भाग था। जब थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया जाए। बिहार को अलग करने की अधिसूचना कब जारी की गई? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी की गई। इसी दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में जानते हैं। बिहार अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है वो 1 अप्रैल 1912 को अलग हो। अब उसके बाद बिहार से उड़ीसा कब निकला? तो 1 अप्रैल 1936 को निकला। फिर झारखंड कब निकला? तो आप कहिएगा कि 15 नवंबर 2000 को निकला। विभाजन से पहले बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 55। अब इसमें से 18 जिले और लगभग 45.8% क्षेत्रफल जो है वो झारखंड में चला गया, और लगभग 55.1% क्षेत्रफल बिहार में बचा, और जो जिलों की संख्या थी वो 37। ठीक है, 37 जिले बच गए, और एक नया जिला बना, सबसे नवीनतम जिला जो बना वो अरवल। कब बना? तो 2001। अब बिहार में देखें तो आपसे कहा जाएगा कि लोकसभा की कितनी सीटें? तो लोकसभा का 40 सीट। ठीक है, राज्यसभा का कितना? तो 16। राज्यसभा का 16। ठीक है, अब विधान मंडल की बात करें, तो विधान मंडल की में कितने सदस्यों की संख्या? 243। ठीक है, अब विधान परिषद में कितना है? तो 75। अब एक दो बात जानें, आपसे कहा जाए कि लोकसभा में जो 40 सीट है उसमें आरक्षित सीट कितना है? तो 6 जो है वो आरक्षित। 6 लोकसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। और आपसे पूछा जाए कि विधान मंडल में कितना आरक्षित है, तो आप विधान मंडल में कहिएगा कि लगभग 38 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। ये बातें सब लोगों को पता है। अब यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि जो विधान परिषद है उसमें भी कुछ आरक्षण है क्या? तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, बिहार विधान परिषद में ऐसा कोई सीट नहीं है जो आरक्षित हो। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन भी होता है, कुछ के लिए चुनाव भी होता है, कुछ के लिए जो शिक्षक प्रत्याशी होते हैं उनके लिए भी, मतलब शिक्षा क्षेत्र में बांटा गया, उससे भी लोग चयनित होते आते हैं। उनके बारे में आप बिहार की राज्य व्यवस्था में जानेंगे, तो इनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम बिहार की जनसंख्या के बारे में। अगर आप बात कर लें तो बिहार की जनसंख्या को ध्यान रखिएगा कि 10, 40, 99, 452 ऐसे याद करना। 10, 40, 99, 452। 2001 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 10, 40, 99, 452 कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्षेत्रफल कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक आपका सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण हुआ 2022-23, जातिगत जनगणना का जिसको नाम दिया गया। उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310। 13,07,25,310। 13,07,25,310। ये एक डाटा, इसको ध्यान रखिएगा।
कुछ डाटा आपको ध्यान जरूर रखना, जैसे बिहार में बजट का आकार, कितना बजट का आकार, बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, बिहार में वन क्षेत्र कितना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मतलब एकदम क्लोज क्लोज ऑप्शन दिया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल, जैसे एक बार पूछा था कि बिहार में वन क्षेत्रफल कितना, 7.84 है, 7.73 है, और एक थोड़े से मतलब एक डिजिट के अंतर होने से प्रश्न गलत हो जाते, तो ये जो कुछ नंबर बेस्ड प्रश्न है उनको ध्यान रखें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक दो बात और जान लीजिए कि बिहार की जो औसत वर्षा है, बिहार में जो औसत वर्षा होता है, आप जानते होइएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज, सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा का डाटा हर साल चेंज होते रहता है, कभी अरवल होता है, कभी आपका गया है। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके आधार पर हम लोग उसमें देख लेते हैं कि सबसे कम वर्षा इस वर्ष कहाँ पर है ना, तो लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह हमारा कहाँ है, तो किशनगंज। अब देखिए बिहार की अगर अक्षांशीय स्थिति देखिएगा तो सामान्यतः आप कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री से 27 डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। आप ध्यान रखिए 24 से 27 और 20 मिनट और उसमें 31 मिनट, ठीक है, तो 24 से 27 सामान्यतः ध्यान रखिएगा, 24 से 27, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 से 88, 83 डिग्री से 88 डिग्री, तो कौन सा, तो पूर्वी देशांतर में 83 से 88, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसके बारे में आप जरूर जानें, ठीक है। अब पूरब से पश्चिम आपसे पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, तो लगभग 483 वर्ग किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483। याद करने के लिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये जरूर पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, गौतम बुद्ध को जो की जो मृत्यु हुई थी, उस समय का जो समय काल है वो 483 BC है। इसी समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आप कहते हैं कि इस समय जो शासक थे वो अजात शत्रु थे, और कहाँ हुआ था, तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई है, जब आप एंशियंट बिहार का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, है ना, कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ, दूसरी का आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ, फिर पटना में हुआ, और फिर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वो कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, कनिष्क के समय में किया गया था। पहली बौद्ध संगीति में जो बौद्ध ग्रंथ संकलित किए गए थे वो थे सुत्त पिटक और विनय पिटक, खैर हम लोग इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहार की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 483 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तो ऐसे ध्यान रखेंगे 3 4 5, सामान्य बात है, ध्यान रखिएगा। पूरब से पश्चिम लंबाई हो गई 483, और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, ठीक है। अब बिहार की संरचना की अगर आप बात करिएगा तो बिहार की जो संरचना है वो सामान्य संरचना हम बात करते हैं, तो बिहार के मैप को देखिएगा तो आयताकार आपको लगेगा, ठीक है, आयताकार संरचना आपका। फिर आप देखिए अगर अक्षांशीय स्थिति आप कहते हैं कि 24 से 27 के बीच है, तो आप कहते हैं कि जो 22.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 22.5 डिग्री साउथ, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार किस क्षेत्र में लाई करता है, तो आप कहिएगा कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है, बिहार सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा फैक्ट है बिहार से संबंधित, कि बिहार की राजधानी, तो राजधानी के बारे में आप जानिएगा कि एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि जो प्राचीन
समय था उसमें बिहार में 3 महाजनपद थे। एक तो आपको हो गया मगध महाजनपद था, एक अंग था, और दूसरा जो था वो वज्जी संघ। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में वैशाली भी, और बाद में पटना भी। तो अभी पटना जो है वो बिहार की राजधानी का कई सारा नाम है, जैसे अजीमाबाद भी नाम था, कुसुमपुर भी इसका नाम रखा गया, और अभी का जो नाम है पटना, वो बिहार की पटना में पटना की देवी पाटन देवी के नाम पर इसका नाम जो है वो पटना रखा गया। पहले पाटली ग्राम भी नाम था, पाटन देवी की स्मृति में पाटन देवी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया पटना। ठीक है। अब इसका उच्च न्यायालय तो पटना में ही स्थित है, इसका कोई शाखा नहीं। जैसे जो न्यायालय होता है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उसकी शाखाएं मतलब कई और ब्रांच भी होता है, तो अभी इसका कोई ब्रांच नहीं है। रांची में अलग हाई कोर्ट है, तो रांची हाई कोर्ट वो अलग। ठीक है। यहाँ की जो राजकीय भाषा है, बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा जो है वो उर्दू। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ दिया था कि जो बिहार पर्यटन का, आप 65वां बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बिहार पर्यटन का टैग लाइन क्या है। तो ब्लिसफुल बिहार करके पूछा था कि ब्लिसफुल बिहार है बिहार पर्यटन का टैग। ये छोटा छोटा चीज, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है, राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है, राजकीय पशु जो है बैल है, और राजकीय पक्षी ध्यान रखिएगा कि गोरैया है। पहले नीलकंठ, नीलकंठ को बिहार का राजकीय पक्षी पहले माना गया था। अब बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो आपका गोरैया। ये सब तो सामान्य जानकारी आप जानते भी हैं। अब देखिए इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो है, अभी एक प्रोग्राम चल रहा है उसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का जो एक प्रोडक्ट है उसको वैश्विक मानक पर लाना। इसमें बिहार के कुछ जिलों से कुछ प्रोडक्ट लिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको। जैसे बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर ना, जब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लाया गया था तो उसमें मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ ये 4 जगह शामिल। उसमें मुजफ्फरपुर मतलब बीपीएससी में पहले के भी प्रश्नों को पूछने की टेंडेंसी रही है, तो बस सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे कि मुजफ्फरपुर हो गया, एक आपका पटना हो गया, एक भागलपुर और एक बिहार शरीफ को शामिल किया गया। तो मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शामिल है ना, 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का जो एक प्रोग्राम लाया गया। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसका कौन सा प्रोडक्ट है जिसको वैश्विक फलक पर लाने के लिए काम किया गया है। तो एक चीज होती है सुजनी कढ़ाई, कढ़ाई की एक कला है ये ना, ये बेड निर्माण में ये कढ़ाई सुजनी का उपयोग किया जाता है। तो सुजनी निर्माण की एक कला है जिसको सुजनी कढ़ाई कहते हैं। ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो सुजनी कढ़ाई है इसको जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल मानक कहते हैं, वो भी दिया जा चुका है। और ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है कि सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला हुआ है, वो कहाँ से है, तो बिहार से। जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर का कई बार पूछा गया, शाही लीची, सिलाव खाजा से संबंधित, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ, तो जीआई टैग वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पूछ लिया तो मुजफ्फरपुर का संबंध सुजनी कढ़ाई। किशनगंज में कढ़ाई की एक तकनीक होती है जिसको खेता कढ़ाई का, खेता कढ़ाई का संबंध किशनगंज। पटना का संबंध, देखिए पेंटिंग की एक तकनीक होती है उसको कहते हैं टिकुली कला। टिकुली कला क्या है, बहुत बार इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री भी आया। टिकुली कला है ना, पेंटिंग करते हैं उसमें टिकुली के आकार की पेंटिंग की जाए। तो पटना के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल प्रोडक्ट है वो है टिकुली कला, टिकुली कला। ठीक है। और जो दरभंगा के लिए, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग, लोग समझेंगे मधुबनी से संबंध है, परंतु मधुबनी चित्रकला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम में दरभंगा से शामिल किया गया।
मधुबनी चित्रकला दरभंगा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम में शामिल। ठीक है। बक्सर में हाथ की कढ़ाई, बक्सर का हाथ का कढ़ाई और पेंटिंग की एक और कला जिसको मंजूषा कला कहते हैं, इसका संबंध भागलपुर से। ठीक है। एक बार सिल्क से संबंधित चीजें बीपीएससी में पूछी गई कि सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी किसको कहते हैं, तो भागलपुर को कहते हैं। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सिल्क जो है वो शामिल है कहाँ से, बांका से शामिल। ठीक है। बांका का जो सिल्क है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में शामिल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बिहार का सिल्क क्षेत्र में, सिल्क उत्पादन में कौन सा जिला सबसे अग्रणी है, तो भागलपुर है। आप जानिएगा कि जो रेशम होता है उसमें रेशम की 4 किस्में होती है। एक को कहते हैं एरी, दूसरे को कहते हैं मलबरी, तीसरे को कहते हैं टसर और चौथे को कहते हैं मूंगा। तो भागलपुर क्षेत्र में जो सिल्क उत्पादित किया जाता है वो मूंगा सिल्क, और सिल्क की जो सबसे उन्नत किस्म होती है उसको एरी सिल्क कहते हैं, है ना, एरी सिल्क कहते हैं। एरी सबसे उन्नत है। एरी, मलबरी, टसर और मूंगा जानते होइएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। हाँ। और रेशम कीट की कई अवस्थाएं होती है। एक को कहते हैं अंडा, दूसरे को कहते हैं लार्वा, तीसरे को प्यूपा कहते हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा इत्यादि होता है ना। और रेशम के कीट को किस पौधे पर पालते हैं, तो शहतूत के पौधे पर पालते हैं रेशम कीट को। शहतूत सामान्य जानकारी के लिए अभी कभी आपसे पूछे। तो आपका भागलपुर का मंजूषा कला, गोपालगंज से बात कर रहे हैं तो गोपालगंज का हथकरघा है। गोपालगंज से संबंधित एक बात सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा कि गोपालगंज में थावे में माता का, भगवती माता का, माँ दुर्गा का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको थावे मंदिर का, बांका के बारे में पता ही होगा। और गया का स्टोन क्राफ्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम में, कैमूर में जो कालीन होता है, कालीन की बुआई, ये शामिल है। खगड़िया में बांस का शिल्प और जमुई में ये एक धागे से एक बुनाई की जाती है, जो वो आप स्वेटर टाइप का देखते हैं, वो कॉकरेट कहते हैं। कॉकरेट जो होता है वो जमुई से। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कुछ ध्यान रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो मधुबनी चित्रकला है वो कहाँ से, दरभंगा का। मधुबनी चित्रकला दरभंगा का। और जो सिल्क वाला है वो बांका का सिल्क है। और भागलपुर का जो है वो मंजूषा कला, भागलपुर का मंजूषा कला। और पटना के लिए जो है वो टिकली कला। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से आपको समझ के साथ अपना एक समझ विकसित करना है ना। इसके बाद आप चले आइए कि हम प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित जानकारी को अपने दिमाग में सेट करते, याद करने का कोशिश करते। तो प्राचीन बिहार में सबसे पहले आप जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके हिसाब से आपको बिहार की हिस्ट्री को सेट करिए। तो आप देखिएगा कि पाषाण काल से संबंधित जानकारी। पाषाण काल में आप देखिएगा कि एक काल था पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल और एक था आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का कालक्रम देखिएगा तो 1 लाख ईसा पूर्व या 10 लाख ईसा पूर्व से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है उसको आप पूरा पाषाण काल। अब इस काल के जो साक्ष्य हैं वो बिहार में MGN, ऐसे ध्यान रखिएगा, MGN, M फॉर मुंगेर, G फॉर गया, N फॉर नवादा, ऐसे कुछ रिम्स बना के, मतलब कुछ सिनोनिम्स टाइप का बना के पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए, तो MGN, मुंगेर, गया और नवादा से। क्या प्राप्त हुआ, तो चॉपर चॉपिंग उपकरण, चॉपर चॉपिंग उपकरण जो है वो मुंगेर, गया और नवादा से प्राप्त। ठीक है। अब फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है, मध्य पाषाण। इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो भी मुंगेर से प्राप्त। ठीक है, मुंगेर से प्राप्त हुए। और फिर जब हम नव पाषाण काल की बात करेंगे तो नव पाषाण काल से एक जगह है जिसका नाम है चिरांद। चिरांद के बारे में जानते होइएगा, सारण का। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। नव पाषाण काल में हड्डी
निर्मित औजार बिहार के कई जगहों से प्राप्त हुए। उसमें एक जगह है चिरांद, चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ है ये? तो सारण में। और चेचर जो है वो आपका वैशाली में। चिरांद चेचर, ध्यान रखिएगा। सीसी यानी चिरांद, चेचर और मनेर, मनेर। और इसके अतिरिक्त एक जगह है श्वेतपुर जो दरभंगा का, और सेनुवार एक जगह है जो रोहतास में है, और भीमगढ़ मुंगेर। तो आप एक बात ध्यान रखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर। आप देखिए तो मुंगेर में पुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, और नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले। तो इस तरीका से आपको मतलब जो है वो कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, बस याद करने के लिए हम लोग 10-20 मिनट का एक समराइज टाइप का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके साथ साथ अपने आप का अपने बिहार सेक्शन वाला रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, हम लोग आगे